हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर का। जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना आरटीपी रिलीज किया है फॉर मई 2021 टर्म, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट का जो हमारा पेपर 8 है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेगमेंट है उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन 1 ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर का है और काफी इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? गिवन बिलो आर द एस्टिमेशन फॉर नेक्स्ट ईयर बाय नीति लिमिटेड। ठीक है, और रुपीज इंक्लूड्स दिया हुआ है फिक्स एसेट, दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, दिया हुआ है करंट एसेट, सेल्स एंड ईबीआईटी। द कंपनी विल इशू इक्विटी फंड ऑफ रुपीज 5 करोड़ इन नेक्स्ट ईयर। और इसके अलावा एक और कंसिडर कर रहा है कि डेट से पैसा 3.32 करोड़ रेज करे फॉर फाइनेंसिंग द एसेट। द कंपनी वांट्स टू अडॉप्ट वन ऑफ द पॉलिसीज गिवन बिलो। अब कुल मिला के चाहिए डेट से 3.32 करोड़, कंजर्वेटिव है, शॉर्ट टर्म से लिए 1.08, लॉन्ग टर्म से लिए 2.24, मिला के 3.32। या फिर एक और पॉलिसी है मॉडरेट जिसमें 2 और 1.32 लेकर आए, या एक और है अग्रेसिव जिसमें 3 और 0.32 लेकर आए। Assuming corporate tax rate of 30%, calculate the following for each of the financing policy. पहला, रिटर्न ऑन टोटल असेट। रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट का फॉर्मूला क्या होता है? ईएटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट इनटू 100। ठीक। अगला है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। इक्विटी वालों को रिटर्न क्या मिलेगा? आफेश। सिंस यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो जो ईएटी है वही आफेश आएगा, डिवाइडेड बाय इक्विटी से पैसा क्या मिला? इनटू 100। नेट वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या रहेगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ऑल्सो एडवाइस विच फाइनेंसिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इफ द कंपनी वांट्स हाई रिटर्न। चलो डन। पहला है हमारा रिटर्न ऑन टोटल असेट ईएटी। तो भैया देखो ईबीआईटी पता है, ठीक, और ईबीटी और टैक्स ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, अब इसके अलावा जस्ट यहां पर ईएटी नहीं मेंशन किया हुआ है तो ईएटी की जगह ना हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तुम लोग देखेगा तो हमारे बुक के अंदर में दो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला रहता है, एक ईएटी और एक ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो भाई ईबीआईटी है 2.3 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30% डिवाइडेड बाय टोटल असेट। टोटल असेट में क्या आएगा? फिक्स असेट प्लस करंट असेट। तो ये बड़ा इजी है, अगर हम लोग चाहे तो यहीं पे सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। ईबीआईटी 2.3 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय फिक्स असेट प्लस करंट असेट 5.2 7.8 इंटू 100। ये आएगा 12.38%। ठीक, पहला पार्ट डन। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। तो भैया ईबीआईटी मुझे पता है, एकदम पता है। माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो शॉर्ट टर्म डेट पे भी आएगा, लॉन्ग टर्म डेट पे भी आएगा, और तीन अलग अलग पॉलिसी है तो तीन कॉलम बनाएंगे, ईबीआईटी सब में सेम, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स 30% आएगा ईएटी, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी से कितना रेज करना है? 5 करोड़। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया। ठीक, चलो एक काम करें, एक बार फटाफट देखते हैं पार्ट 2 कैसे होगा। एक अप्रोच हमारा है कंजर्वेटिव, एक अप्रोच है मॉडरेट, एक है अग्रेसिव। स्टार्ट करेंगे ईबीआईटी के साथ। हमारा ईबीआईटी कितना है? 2.3 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, एक रहेगा शॉर्ट टर्म एक रहेगा लॉन्ग टर्म पे।
तो पहले वाले में 1.08 का 12% एंड 2.24 करोड़ का 16%। और मॉडरेट में 2 करोड़ का 12%, 24 लाख, 1.32 करोड़ का 16%, 21,12,000। नेक्स्ट वाले में 3 करोड़ का 12%, 36 लाख, 0.32 करोड़ का 16%, ये आएगा 5,12,000। ये मेरे को सीधा क्या मिलेगा, ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, ईएटी। हम एक काम करते हैं, सीधा टैक्स माइनस करके ईएटी का वैल्यू पुट कर रहा है। तुम लोग एग्जाम में 30% माइनस करके दिखाना। हाँ, 12941,600। और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, ईएटी डिवाइडेड बाय 5 करोड़ इंटू 100। इक्विटी का वैल्यू 5 करोड़ था, ये आएगा 25.37%, 25.88%, 26.44%। डन। नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है पार्ट 3 के अंदर में एक नेट वर्किंग कैपिटल, अगला है करंट रेशियो। इसके लिए चाहिए करंट एसेट, ये रहा करंट एसेट। माइनस करना है या डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी। तो भाई करंट लायबिलिटी मुझे पता है, पर ध्यान देना जो मेरा शॉर्ट टर्म डेट है वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे वापस 3 अलग अलग अप्रोच में करंट लायबिलिटी 3 अलग अलग आएगा। कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव। करंट एसेट का वैल्यू दिया हुआ है 7.8 करोड़। करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ था 4.68 करोड़। जो शॉर्ट टर्म डेट है उसको भी लेंगे, 1.08, 2 एंड 3। तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा करंट रेशियो ए डिवाइडेड बाय बी। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का। क्या लिखा हुआ है? Indian Limited has the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2021। ऑप्टिमम का मतलब क्या? ये रेशियो एक परफेक्ट रेशियो है और एक कंपनी हमेशा चाहेगा, हमेशा ट्राई करेगा
ये सेम रेशियो मेंटेन करने का। 14% डिबेंचर 60,000, 11% प्रेफरेंस शेयर 20,000, इक्विटी शेयर 3,20,000, कुल मिला के 4 लाख। ठीक है, यानी 60,000 आउट ऑफ 4 लाख, 15% है डिबेंचर्स, 20,000 बाई 4 लाख, 5% है प्रेफरेंस शेयर्स और 80% है इक्विटी। ठीक है, द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 47.20, ये आया P0 आज का प्राइस। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2020 का ईपीएस। 2020 का ईपीएस का 50% आएगा अगले साल का डिविडेंड। 4.72 का 50% ये बनेगा 2.36। The following is the uniform trend of EPS for preceding 10 years, which is expected to continue in future. अब देखो 2011 से लेके 2020 तक हर साल ईपीएस कितना बढ़ा दिया हुआ है और बोलता है आगे भी ये कंटिन्यू करेगा। तो भाई 2011 से 2012 में देख, पहले 2 रुपया था, फिर 2 रुपया 20 पैसा हुआ, यानी इन दोनों को देखा जाए तो 20 पैसा बढ़ा है। पहले था 2 रुपया इंटू 100, यानी 10% बढ़ा है। ये क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट। सो ये आया D1, ये आया P0, ये आया G। आराम से मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो ठीक, नेक्स्ट। The company issued new debentures carrying 16% rate of interest and the current market price of debenture is 96। 100 रुपए के डिवेंचर को 96 में इश्यू करेगा, मतलब नेट प्रोसीड 96, पर भैया इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा पूरे 100 रुपए पे। तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 100 का 16%, 16 रुपया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 96 इंटू 100। प्रेफरेंस शेयर्स है 18.5 का, जिसमें डिविडेंड देंगे 2.22। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। मेरे को आराम से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक, कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, केपी, न्यू इक्विटी शेयर। फिर नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 पार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक पहले 2 पार्ट तो ऐसे हम यहीं पे कर लेता है, केडी। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो भाई 100 का 16%, 16 रुपया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, नेट प्रोसीड इश्यू करके 96 मिला इंटू 100। जाएगा 11.67%। नेक्स्ट है केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल का 2.2 बाय नेट प्रोसीड 18.5 इंटू 100। जाएगा 11.89%। और नेक्स्ट है के ई। तो भाई के का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 2.36, P0 है 47.2, ग्रोथ रेट है 10%। ये अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 15%। सो हमारा पार्ट 1 तो देखो हो गया। पार्ट 2 में बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने। तो 3 सोर्स है, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी। तीनों का वेट मुझे पता है 15%, 5% एंड 80%। तीनों का कॉस्ट आया, मैं मल्टीप्लाई कर मेरे को सीधा क्या मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 3 सोर्स है, डिबेंचर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। वेट पहले वाले का 15%, इसका 5%, इसका 80%। कॉस्ट निकाले थे पहले वाले में 11.67, 11.89 एंड 15। मल्टीप्लाई कर मेरे को मिल जाएगा, जाएगा 1.75, जाएगा 0.59, जाएगा 12, जाएगा 14.34%। डन। चलो मेरा पार्ट 1 हुआ, मेरा पार्ट 2 हुआ।
पार्ट सी, determine the amount that can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold. Assuming that retained earning for next year investment is 50% of earnings of 2020. इसका मतलब क्या, जो मेरा 2020 के अंदर में अर्निंग्स है उसका 50% अगर अगले साल रिटेन अर्निंग्स है तो पहले हम लोग ऑब्वियसली उसको यूज करेंगे, उसके बाद में इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो बोलता है भाई ये बता कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर सकता है बिफोर इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स। तो पहला बात मेरा रिटेन अर्निंग्स क्या रहेगा, जो मेरा 2020 का अर्निंग्स था उसका 50%, तो 2020 ये रहा 4.72 ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कुल मिला के अर्निंग्स क्या आया, उसका 50% आएगा रिटेन अर्निंग्स। तो देखना रिटेन अर्निंग्स क्या निकलेगा, 10,000 इंटू 4.72 इतना आया अर्निंग्स, इसका 50% जाएगा 23,600। रिटेन अर्निंग्स आएगा 23,600। अब मेरे एक बात सुनो, रिटेन अर्निंग्स आएगा 23,600, ठीक। रिटेन अर्निंग्स किसका पार्ट होता है, डिबेंचर्स का नहीं, प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी का, यानी इक्विटी का पार्ट 23,600 हो जाएगा। पर ध्यान देना यहां पे एक बात क्या लिखा हुआ था कि ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी हालत में वो इस रेशियो को चेंज नहीं करना चाहेगा, और अगर नहीं करना चाहेगा यानी अगर जैसे इसमें 23,600 जुड़ेगा तो भाई इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, तब वो तुरंत प्रेफरेंस और डिबेंचर्स भी लेकर आएगा ताकि रेशियो सेम रहे। अब अगला क्वेश्चन उठता है जो इक्विटी का पार्ट बनेगा वो टोटल का कितना परसेंट है, 80%, यानी टोटल वैल्यू कितना लेकर आएगा 23,600 डिवाइडेड बाय 80%। अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो देखो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 29,500, तो इसका आंसर आया 29,500, यानी 29,500 जब तक टोटल आएगा उसके बाद इसको नया इक्विटी शेयर इशू करने का जरूरत पड़ेगा, उसके पहले नहीं। जो पहले रिटेन को यूज करेगा, रिटेन है 80%, तो टोटल नया डिवेंचर प्रेफरेंस भी लेकर आएगा, कुल मिलाकर कितनी वैल्यू का 29,500। लास्ट पार्ट उतना कैलकुलेट कर नया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट सी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर्स इज इशूड एट 40 रुपया पर शेयर। यानी बोलते हैं नया WACC निकाल जब मेरा P0 47.2 नहीं क्या बन जाएगा 40 रुपया पर शेयर, तब बोलो क्या होगा, यानी मेरा KD रहेगा सेम, मेरा KP रहेगा सेम, खाली मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा, और ध्यान देना ये रेशियो तो वही सेम रखना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेरा नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, खाली ये हो जाएगा 40, तो ये क्या आएगा 2.36 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.1, ये बनेगा 15.9%। डन। ये बनेगा 12.72, ये आएगा 15.06%। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस खाली हम लोग को यहां पे एक चीज समझना था पार्ट सी, जहां पे लिखा था कि अगर बाई चांस नया रिटेन अर्निंग्स आया तो पर रेशियो को सेम रखने के लिए टोटल कैपिटल कितना मेरा होना जरूरी है बिफोर इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स। डन। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलता है, जॉर्डन लिमिटेड हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 5 लाख, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, एंड टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द करेंट ईयर। द कंपनी इज कंटेम्परेटिंग टू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैज वेरियस ऑप्शंस फॉर द सेम। अब ये सोचा है क्या लेकर आए, डेट लेकर आए, और जिसके बारे में लिखा हुआ है कि भैया टोटल कैपिटल चाहिए 50 लाख, पहले वाले में डेट का वैल्यू 0 आएगा, यानी पूरा इक्विटी से आएगा 50 लाख।
यहां डेट से आएगा 5 लाख, तो यहां 45 लाख, 10 तो यहां 40, 15 तो यहां 35, 30, 25 एंड 20। ये डेट है तो ये इक्विटी है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। Assuming no tax and the firm always maintain books at book value, you are required to calculate amount of debt to be employed by the firm as per traditional approach. Amount of debt to be employed, कितना डेट आएगा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, और अगला मुझे कैलकुलेट करना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अगर एमएम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। एक टेबल बनाते हैं, कितना इक्विटी चाहिए, कितना डेट, इंटरेस्ट रेट और के क्या, लास्ट में WACC। ठीक है, करते हैं। तो यहां पे डेट, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड WACC। और WACC कैसे आएगा, जितना डेट का वैल्यू है इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, जितना इक्विटी का वैल्यू है इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपया आया है टोटल, इनटू 100। ठीक, और डेट और इक्विटी का वैल्यू है पहले वाले में 0, यहां 50 लाख, डेट का वैल्यू क्या क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये आएगा 45 लाख, 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख एंड 20 लाख। केडी एंड केई, केडी एंड केई दिया हुआ है 6, 6, 6.2, 7.5, 7, 7.5 एंड 8। 6, 6, 6.2, 7.5 एंड 8। मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है, 10, 10.5, 11, 11.3, 10, 10.5, 11, 11.3। 10, 10.5, 11, 11.3, 12.4, 13.5, 16। ठीक, अब कुछ नहीं करना, पहले वाले में देखो 50 लाख का 10%, 5 लाख देंगे, डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, एग्जैक्ट 10% आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 लाख का 6% देंगे, 30,000। 45 लाख का 10.5% देंगे, 472, 500 प्लस 30,000, यानी 5,02,500 दिए, कितना कैपिटल रेज करके, 50 लाख इंटू 100, कितना बनेगा, 10.05%। नेक्स्ट, 10 लाख का 6%, 60,000, 40 लाख का 11%, 4,40,000 प्लस 60,000, 5 लाख बाय 50 लाख इंटू 100, 10%। सिमिलरली आएगा 9.8%, 10.2%, 10.6% एंड 11.2%।
और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उस ऑप्शन को ऑप्ट कर जहां मेरा कॉस्ट सबसे कम, वो क्या है 15 लाख एंड 35 लाख। यानी आइडियलिस्टिकली इसको डेट कितना लेना चाहिए, 15 लाख, एंड इक्विटी कितना लेना चाहिए, 35 लाख। डन। ये था हमारा पार्ट 1। अब अगला निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ एम अप्रोच इज फॉलोड। याद करो इसका फॉर्मूला था के ई एल इक्वल टू के ई यू प्लस के ई यू माइनस के डी इंटू डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। मेरा क्वेश्चन उठता है के ई यू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म। यानी जब लेवरेज नहीं है, लेवरेज नहीं है मतलब जब डेट नहीं है, तो जो इक्विटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के ई यू, वो है 10। तो ये आएगा 10 हर जगह, 10 10। और मेरा कॉस्ट ऑफ डेट ये रहा, हर ऑप्शन में डेट कितना है डिवाइडेड बाय हर ऑप्शन में इक्विटी कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग चाहे तो उसको सीधा यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा के ई एल क्या होगा, के ई यू प्लस के ई यू माइनस के डी इंटू डेट बाय इक्विटी। ठीक, के ई यू हमेशा 10%। के यू का मतलब क्या, जब बिना लेवरेज के इक्विटी का कॉस्ट है वही है अनलेवरेज फॉर्म, वो है 10 प्लस 10 माइनस 6, डेट कितना है 5 बाय 45। जाएगा 10.44%। ठीक है, हम यहां लिख रहे हैं, और यहां पे क्या आएगा 10 प्लस 10 माइनस 6 इंटू डेट है 10 बाई 40। ये कितना आएगा 11%। 10 प्लस 10 माइनस 6.2 इंटू डेट 15 बाय इक्विटी 35। ये आएगा 11.6%। 10 प्लस 10 माइनस ये आया 7 इंटू डेट बाई इक्विटी 20/30, ये आएगा 12%। ये आएगा 12.5%। और लास्ट में 10 प्लस 10 माइनस 8 इंटू डेट बाय इक्विटी, ये आएगा 13%। डन। चलो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन से चैप्टर का है, चैप्टर का नाम है लेवरेज। चलो वेरी इजी, क्या है हमारा लेवरेज के अंदर में, जरा फटाफट देखे। Following information has been extracted from the accounts of a newly incorporated textile private limited for the financial year 2020-21। सेल वैल्यू दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। यानी अगर कंट्रीब्यूशन है 70%, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 30%। और डॉल दिया हुआ है, डीएफएल दिया हुआ है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज फाइंड आउट एंड वेरीफाई इन ईच केस कितना परसेंटेज चेंज इन होगा टैक्सेबल इनकम, अगर सेल 10% 15% बढ़े। अगला अगर सेल 10% गिरे तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा। अगला अगर ईबीआईटी 15% बढ़े तो टैक्सेबल इनकम कितना चेंज होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी आज के दिन हमारा इनकम स्टेटमेंट बना के हमारा ईबीटी कितना है। टैक्स दिया हुआ नहीं है तो ईबीटी तक निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेल वैल्यू है 15 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है 30% ऑफ सेल 4.5 लाख। कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 10,50,000। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरे को क्या मिलेगा ईबीआईटी। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, मेरे को क्या मिलेगा ईबीटी। ठीक, देखो डॉल दिया है 1.4। हम एक काम करते हैं, एक बार रफ में ऐसे ही कर रहा है। डॉल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी है 1.4
तो भाई कंट्रीब्यूशन पता है 10.5 लाख, वैल्यू पुट करी बीआईटी मिल जाएगा 10.5 लाख डिवाइड बाय 1.4 कितना आएगा 7.5 लाख, यानी बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाई ईबीटी 1.25। मेरा ईबीआईटी 7.5 लाख वैल्यू पुट कर, तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 आएगा 6 लाख। तो इंटरेस्ट आएगा बैलेंसिंग फिगर कितना 1.50। यहां तक तो हम लोग को मिल गया। अब मेरा पहला पार्ट में देखो क्या पूछा है। मेरे को ये निकालना है द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अगर सेल इंक्रीज करता है 15%। अगर सेल 15% बढ़े तो बताओ टैक्सेबल इनकम यानी मेरा ईबीटी कितना परसेंट बढ़ेगा। तो भाई सेल के चेंज होने पे ईबीटी कितना चेंज होता है ये बताता है डीसीएल। अब डॉल पता है डीएफएल पता, तो डीसीएल पहले कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी होता है 10.5 लाख बाय 6 लाख, ये आएगा 1.75 टाइम्स। अगर सेल 15% बढ़ेगा तो निकालना है मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ेगा। तो डीसीएल 1.75 क्या चीज को इंडिकेट किया, सेल 1 बढ़ेगा तो प्रॉफिट 1.75। अगर सेल 15% बढ़ेगा तो भाई मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी क्या होगा 15 के अगेंस्ट में 15 इंटू 1.75 जाएगा 26.25%। यानी जो 6 लाख रुपया है ये 26.25% बढ़ जाएगा। यानी मेरा नया कितना आना चाहिए, 6 लाख है उसको 26.25% बढ़ा, ये आना चाहिए 757,500। अब बोलते एक और वेरीफाई करके दिखाओ, तो करके दिखाओ। तो एक और नया इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, ये भी बना के दिखाता तुम लोग को, तुम लोग फेयर में एक एक करके बना के दिखाना। सेल अगर 15% बढ़ेगा तो भाई 15 लाख था, इसको 15% बढ़ा 17,25,000। ठीक। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल है तो अब 17,25,000 का 30% आएगा 517,500। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 12,07,500। पर ध्यान देना फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा सेम 3 लाख, तो मेरा ईबीआईटी कितना बन जाएगा 9,07,500। मेरा इंटरेस्ट रहेगा सेम 1.5 लाख, तो मेरा ईबीटी कितना बन जाएगा 757,500। तो देखो ये भी कितना था 757,500। डन। ये था मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 बोलता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बता अगर सेल 10% गिरेगा। और ईबीआईटी तक बोला है, यानी ये कौन बताएगा डॉल। तो भाई डॉल है 1.4, यानी 1 के अगेंस्ट में 1.4 चेंज होगा, तो 10 के अगेंस्ट में 10 इंटू 1.4 चेंज होगा, यानी 14% डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज, अच्छा सॉरी ये ईबीटी है, आई एम रियली सॉरी। परसेंटेज डिक्रीज इन ईबीआईटी कितना आएगा 10 इंटू 1.4 कितना आएगा 14%। यानी जितना 7.5 लाख था ये 14% कम हो जाएगा। तो भाई 7.5 लाख को 14% कम कर कितना बनेगा ये 6,45,000। ठीक। कब अगर सेल 10% गिरे, तो एक काम करते हैं वेरीफाई करना है, करते हैं वेरीफाई। 15 लाख सेल है, इसको 10% गिराना, ये वैल्यू क्या बन जाएगा 13.5 लाख। उसका 30% है वेरिएबल कॉस्ट 4,05,000। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 9,45,000। ईबीआईटी क्या बनेगा 6,45,000।
तो देखो मेरा ईबीआईटी कितना था, 6,45,000। डन। और नेक्स्ट है पार्ट 3, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। अगर ईबीआईटी 15% इंक्रीज होता है, यानी ईबीआईटी के चेंज होने पे ईबीटी को कितना फर्क पड़ता है, ये कौन बताता है, डीएफएल। तो भाई डीएफएल है 1.25, इसका मतलब क्या, एक के अगेंस्ट में 1.25, तो 15 के अगेंस्ट में क्या आएगा, 15 इंटू 1.25, 18.75%। ठीक, यानी मेरा रिवाइज ईबीटी कितना हो जाना चाहिए, जितना मेरा पहले ईबीटी था 6 लाख, ये 18.75% बढ़ेगा। 7,12,500। ठीक, अब एक काम करें, जरा इसको भी वेरीफाई करके देख लें। अब सीधा ईबीआईटी से शुरू करना है और 10% बढ़ाना है, तो 7.5 लाख का 10% बढ़ा, 8,25,000 माइनस 1,50 क्या बन जाएगा, 6 लाख 6,75,000। ये तो मेरा 7,12,500 आया है। अच्छा सॉरी, 15% बढ़ाना है, हम 10 बढ़ाया था, 7.5 लाख को 15% बढ़ाना है, जाएगा 862,500 माइनस 1,50,000, 7,12,500। डन। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा है चैप्टर कैपिटल बजटिंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग चैप्टर का। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। द जनरल मैनेजर ऑफ मेरी लिमिटेड is considering the replacement of 5-year-old equipment। 5 साल पुराना मान लो इक्विपमेंट था, उसको भी रिप्लेस करने का सोच रहा है। इसके पास दो ऑप्शन है। पहला, द कंपनी हैज टू इनकर एक्सेसिव मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट हैज 0 WDV। आज के दिन इसका WDV 0 है, कुछ नहीं बचा। अब इट कैन बी मॉडर्नाइज्ड। पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, कि जो पुराना वाला है, जो एकदम फालतू हो गया है, इसको थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए। कैसे, 1,40,000 खर्चा करके, तो इसका लाइफ 5 साल और हो जाएगा, और 5 साल बाद इसको 30,000 में हम लोग बेच भी पाएंगे। द मॉडर्नाइजेशन वुड हेल्प इन मटेरियल हैंडलिंग एंड रिड्यूसिंग लेबर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। अब 1,40,000 का खर्चा करेंगे तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तो बोलता है कुछ कुछ डे टू डे ऑपरेशन का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव 2, द कंपनी हैज अनदर ऑल्टरनेटिव टू बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 3.5 लाख विद एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 साल, सैलवेज वैल्यू 60,000। तो भाई एक ऑप्शन है 1,40 खर्चा कर मॉडर्न बना, ये एक ऑप्शन है नया मशीन खरीद ले 3.5 लाख का, 60,000 मिलेगा 5 साल बाद। अब ऑब्वियस सा बात है, ये और ज्यादा एफिशिएंट होगा, खर्चा ज्यादा लगा, एफिशिएंट ज्यादा होगा ही होगा। अब नीचे लिखा है, अगर एग्जिस्टिंग वाले को कंटिन्यू करते हैं तो वेजेस, सुपरविजन, मेंटेनेंस, पावर मिला के एनुअल कॉस्ट 1,20,000 लगता, पर अगर मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो ये कॉस्ट 70,500 हो जाएगा। तो देखो कुछ सेविंग्स हुआ ना, कितना हुआ, 49,500। ठीक, पर वही अगर नया मशीन खरीद लिए तो भैया खर्चा सीधा 39,500 हो जाएगा, तो यहां तो जबरदस्त सेविंग होने वाला है, कितना, 80,500। ठीक, मेरा पीवी फैक्टर है 10%, अज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 50% और पी फैक्टर 10%। बताओ क्या कंपनी मॉडर्नाइज करे या फिर नया मशीन परचेज करे। दो ऑप्शन है, इधर टू मॉडर्नाइज और टू परचेज अ न्यू मशीन। ठीक, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग टेबल बनाते हैं 2 कॉलम के साथ, जहां पे दो ऑप्शन रहेगा, इधर टू मॉडर्नाइज और टू बाय अ न्यू मशीन। चलो मेरा पहला है पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, मेरा पीवी फैक्टर है @10%, अमाउंट में आइदर मॉडर्नाइज कर या नया मशीन बाय कर,
प्रेजेंट वैल्यू में भी आइदर टू मॉडर्नाइज कर या फिर बाय कर। ठीक है ना। सबसे पहले कैश आउटफ्लो लिखते हैं। टाइम पीरियड 0 में लगेगा, कितना लगेगा? अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो देखो भैया 1,40,000 लगेगा, और अगर खरीदेंगे तो 3.5 लाख लगेगा। टाइम पीरियड 0 में पी फैक्टर होता है 1, यानी 1,40,000 एंड 3.5 लाख। ठीक। नेक्स्ट मुझे निकालना है कैश इनफ्लो कितना आएगा। अब एक रहेगा रेवेन्यू कैश इनफ्लो हर साल का, टाइम पीरियड 1 to 5। एक आएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 5 में। ठीक है ना। इसके बाद मेरे को सीधा एनपीवी मिल जाएगा। तो एक काम करें, वर्किंग नोट में निकाले कितना आएगा ये। एक ऑप्शन है टू मॉडर्नाइज, अगला है टू बाय। तो भैया सेविंग्स इन कॉस्ट कितना आ रहा है? यहां पे 49,500 का, यहां पे 80,500 का। तो जो कॉस्ट लगता और ना लगे वो मेरा एक तरह का कैश इनफ्लो है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,40,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 5। और उसमें कितना आएगा? 3,50,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 5। सो ये आएगा 22,000 आई थिंक, और आई थिंक वो आ जाएगा 58,000। तो ये एक तरह का ईबीटी आ गया 27,500, 22,500। माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%। ये आएगा ईएटी। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आएगा 35,750। ये आएगा 69,250। ठीक है ना। ये दोनों मेरा आया हर साल का जो मेरा कैश इनफ्लो आएगा। अगर मॉडर्नाइज करें या फिर हम लोग नया मशीन परचेज करें तो 35,750 एंड 69,250 ये वैल्यू सीधा जाएगा ऊपर। यहाँ पे आया 30,000, यहाँ पे आया 60,000। ठीक है ना। अब देखो मेरे को यहाँ पे पी फैक्टर लिखना है टाइम पीरियड 1 से 5 मिला के, और जो दिया एग्जैक्ट हम लोग वही यूज करेंगे, सबको ऐड कर दो। 0.909, 0.826, 0.751। ये आएगा 3.79। ये आएगा 0.621। 135,493। 264,257, 262,457। 18,630। 37,260। ये कैश आउटफ्लो, ये कैश इनफ्लो, मेरे को सीधा मिलेगा एनपीवी बी माइनस ए। ठीक।
अब सिंस मेरा मॉडर्नाइज के अंदर में एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, दूसरे वाले को रिजेक्ट करना है। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इजी क्वेश्चन रिस्क एनालिसिस का। देन हमारा बचेगा डिविडेंड पॉलिसी एंड वर्किंग कैपिटल। बस 4 क्वेश्चन और। ये हमारा रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या क्या बोला है? X Limited is considering the installation of new machine with the following details. इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है यानी शुरू में कैश आउटफ्लो। एनुअल यूनिट सेल 100 करोड़ बेचेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 20। मेरा फिक्स लॉस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है। लाइफ दिया हुआ है 4 साल का विथ नो सैलवेज वैल्यू। पहले बताओ एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या? ठीक है, तो भैया मेरे को पहले निकालना पड़ेगा, पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट बना के हर साल का कैश इनफ्लो क्या आया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट, माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस डेप्रिसिएशन ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी, प्लस डेप्रिसिएशन रेवेन्यू कैश इनफ्लो। तो एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को तो फटाक से करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1। सौ करोड़ यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, इनटू यूनिट्स की मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मिला, माइनस फिक्स कॉस्ट 500 एंड डेप्रिसिएशन, ईबीटी मिला। अब ये सबको टैक्स रेट 30% है, अगर 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईएटी आ जाएगा। एड डेप्रिसिएशन करते ही रेवेन्यू कैश इन्फो मिल जाएगा। तो भाई एक काम कर जरा निकाल कितना आएगा। ये आएगा 1110। ठीक। ये आएगा 1110। तुम लोग अगर अपना आरटीपी में देखेगा वो यहाँ पे भूल से लोग 910 लिखा है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, तो ये एक मिस्टेक है आप लोग के आरटीपी में, जो आप लोग सही कर लेना। तो मेरे को कैलकुलेट करना है एनपीवी, जो क्या मिलेगा 1110 इंटू चारों साल का एन्युटी फैक्टर मिला के, जो कितना आएगा एक बार जरा ऐड करके देखे, 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636, ये आएगा 3.038 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना लग रहा है, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना लग रहा है 1400 करोड़। ये मेरे को एनपीवी मिल जाएगा 1972.18। ठीक। आप लोग के आरटीपी में गलत है, वो लोग ये 200 को ऐड करना भूल गया था, आप लोग को सही करना है। चलो ठीक है, अब पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोला है? कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स एनपीवी, अगर बाई चांस ये सारा वेरिएबल चेंज हो कुछ इस प्रकार से। क्या? अगर यूनिट सोल्ड 100 करोड़ की जगह 85 करोड़ हो जाए। अच्छा, तो यूनिट सोल्ड पहले चेंज हो रहा है। तो रिवाइज्ड
कैश इनफ्लो अगर निकाले तो ये 100 की जगह 85 कर दो तो ये वैल्यू चेंज होगा, जिसकी वजह से एनपीवी चेंज होगा। करेक्ट। तो 100 की जगह 85 करना है, 100 की जगह 85, तो 85 इंटू 20 -500 -200 का 70% प्लस 200, ये आ जाएगा 900। तो हम एक काम करें, सीधा रिवाइज्ड एनपीवी निकाले, कितना आएगा 900 इंटू 3.038 माइनस 1400 करोड़। ये बन जाएगा 13334.2। ठीक। और नेक्स्ट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 39 हो जाए, इसका मतलब क्या, ये 40 की जगह 39 हो जाए तो बोलो नया क्या आएगा। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो रिवाइज्ड एनपीवी क्या मिलेगा। पहले नया कैश इन्फो निकालना, यहां आ जाएगा 39 -20 19 इंटू 100 -500 -200 700 का 70% किए प्लस 200, ये कितना मिलेगा 1040। तो यहां पे इसकी जगह 1040 आएगा इंटू 3.038 माइनस 1400। ये मिलेगा 1759.52। और नेक्स्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 22 रहेगा, इसका मतलब ये 20 की जगह रहेगा 22। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ तो भाई नया निकाल। रिवाइज कैश इनफ्लो कितना आएगा 40 - 22 18 इंटू 100 -700 का 70% प्लस 200, ये कितना बन जाएगा 970। एग्जाम में आप लोगों को वर्किंग करके दिखाना है, हम एक बार, मेरा ऑब्जेक्टिव है समझाना कि किस तरीका से होगा, वो हम कर रहा है। पूरा वापस से वर्ड टू वर्ड लिख के टाइम वेस्ट करने का तुम लोग का मेरा कोई इरादा नहीं है कि बैठो पूरा स्टेप बाय स्टेप और टाइम वेस्ट करो अपना, नहीं। एग्जाम 2 महीने बाद है। नेक्स्ट मेरा एनुअल फिक्स कॉस्ट अगर 575 हो जाए, एनुअल फिक्स कॉस्ट 575 हो जाए, इसका मतलब क्या, ये 575 हो जाए तो भाई नया कैश इन्फो निकाल, कितना आएगा -575 - 200 का 70% प्लस 200, ये मिलेगा 1057.5। जाएगा 1812.68। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। बस 3 और क्वेश्चन बचा है, हमारा एफएम का पूरा आरटीपी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी इजी क्वेश्चन है, डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है। क्या बोला है जरा देखे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाई टू यू, टोटल अर्निंग्स दिया हुआ है 2 लाख, मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000 @100, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20,000 इंटू 100 20 लाख का। तो भाई 20 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड दिए 1.50, पी रेशियो है 12.5। मेरे को एनालाइज करना है यूजिंग वॉल्टर मॉडल whether the company is following an optimal dividend policy। ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा है या नहीं, इसके लिए मेरे को देखना पड़ता है आर और के का कंपैरिजन। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज आर, व्हाट इज डी, व्हाट इज ई, व्हाट इज के। तो पहला बात, अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा 2 लाख, बाय नंबर ऑफ शेयर 20,000, 10 रुपया पर शेयर। नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर, 1.5 लाख बाय 20,000, 7.5 रुपया पर शेयर। आर मनी क्या रिटर्न कितना आ रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट करके,
तो भाई 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है, टोटल कितना इक्विटी लगा के 20 लाख इंटू 100 कितना आएगा 10% यानी 0.1। कई अगर दिया रहे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इसको निकालने का एक शॉर्टकट होता है 1/PE रेशियो। तो 1 डिवाइडेड बाई पी रेशियो यह आएगा 0.08। ठीक, तो देखो सिंपल पॉलिसी है। आर मतलब क्या, बिजनेस कितना रिटर्न दिया। के मतलब क्या, इक्विटी वालों का एक्सपेक्टेशन क्या है। अब इक्विटी वालों का एक्सपेक्टेशन है 8%, पर भाई बिजनेस दे रहा है 10%, यानी बिजनेस तो बढ़िया है। और अगर बिजनेस अच्छा है तो पैसा बिजनेस में रहना चाहिए, तब इस केस में डिविडेंड कुछ नहीं देना चाहिए। तो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी यहां पर होना चाहिए 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो। पर ये तो दे रहा है, यानी ऑप्टिमल नहीं है, पर इस बात को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है हमारा फॉर्मूला, देखो ई था 10, डी था 7.5, आर है 0.1, के है 0.08। सही बोल रहे हैं ना, यस। अब आज के दिन मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आएगा, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। वैल्यू पुट कर 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू आर बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। और देखना ये आएगा 132.81। पर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है 0, डिविडेंड कुछ मत दो। तो जब डिविडेंड का वैल्यू 0 हो जाएगा तब जरा कैलकुलेट करना है एमपीएस कितना बन जाएगा, 0 प्लस 10 माइनस 0 इंटू 10 जाएगा 156.25। डन। चलो मेरा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कैलकुलेट करने बोला है वो पी रेशियो बताओ जब डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स। पता है वैल्यू ऑफ शेयर्स में इफेक्ट कब नहीं आता, जब आर और के का वैल्यू सेम हो जाए। यानी आर का वैल्यू है अभी आज के दिन 10%, तो अगर के का वैल्यू भी 10% हो गया तो कितना भी डिविडेंड देना है दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर का वैल्यू 10% है, के का वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा 10%, के का वैल्यू को भी होना पड़ेगा 10%। और के क्या होता है 1/P रेशियो। तो इस केस में पी रेशियो देखना कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.1, जो कितना बन जाएगा 10 टाइम्स। ठीक, पार्ट 3 बोलता है वैल्यू डिसीजन चेंज अगर पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। अगर पी रेशियो 8 हो जाए, अगर पी रेशियो 8 हो जाए इंस्टेड ऑफ 12.5 तो के चेंज होगा ना। अगर ये 8 हो गया तो के बन जाएगा 0.125। तो ऑब्वियस आधा चेंज हो जाएगा। बिजनेस दे रहा है 10 पर इक्विटी वाले को चाहिए 12.5, तो बिजनेस तो बेकार है। और अगर बिजनेस बेकार है, बिजनेस पे पैसा नहीं रहना चाहिए, पूरा दे देना चाहिए उसको, तब इस केस में ऑब्वियस सा बात है चेंज हो जाएगा। प्राइस जरा निकाल के देखना कितना होगा। ये आएगा 76। अगर वही आइडियलिस्टिकली ये डिविडेंड पूरा दे देता, जितना कमाया पूरा डिविडेंड देता, तो देखो एमपीएस क्या बन जाता 7.5 प्लस, सॉरी डिविडेंड पूरा 10 देता, तो 10 प्लस 10 माइनस 10, कैलकुलेट करना ये बन जाएगा 80। तो आइडियलिस्टिकली इसको डिविडेंड यहां पे पूरा का पूरा दे देना चाहिए। ठीक, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आखिरी 2 क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन 8 और 9, और हमारा एफएम का आरटीपी होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट पे मूव करने का। क्या लिखा हुआ है, MT Limited has been operating its manufacturing facilities till 31st March 2021 on a single shift basis with the following cost structure.
कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है मटेरियल का, वेजेस का, ओवरहेड का, कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आज के दिन सेल वैल्यू है 17,28,000 और आज के दिन रॉ मटेरियल WIP डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पे है, WIP प्राइम कॉस्ट, FG है टोटल कॉस्ट, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देख, पहला बात तो सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो यहां से सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। जाएगा 24,000 यूनिट्स। ठीक, इसके बाद इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड इट इज प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। अब ये प्रोडक्शन को डबल कर देगा, मतलब 24,000 नहीं 48,000 यूनिट बनाकर बेचेगा। अब ऑब्वियस और इतना ज्यादा होगा तो मेरा सप्लायर 10% डिस्काउंट देगा रॉ मटेरियल प्राइस में, यानी जो पहले 24 रुपए के रेट पे आ रहा था अब वो 24 का 90% यानी 21 रुपया 60 पैसा के रेट पे आएगा। ठीक, सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम। ओके, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स विल रिमेन अनऑल्टर्ड। सप्लायर को 2 महीने का लैग पीरियड दे रहे थे वो अभी भी रहेगा। वेजेस और ओवरहेड का हो जाएगा 1 महीना। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा अगर हम लोग डबल शिफ्ट में जाए ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट में क्या क्या लग रहा है कॉस्ट शीट बनाकर, और एक काम करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है, चलो चलो करते हैं फटाफट। बनाते हैं कॉस्ट शीट सिंगल शिफ्ट पे, एंड डबल शिफ्ट पे। रुपी पर यूनिट रुपीज, रुपी पर यूनिट एंड रुपीज। यहां पे है 24,000 यूनिट, यहां पे है 48,000 यूनिट्स। ठीक है ना। मेरा पहला कॉस्ट कौन सा है, मटेरियल कॉस्ट। पहले सिंगल शिफ्ट वाला कंप्लीट करते हैं। 24 मेरा वेजेस के अंदर में दो तरह का है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बांट ले भाई। 20 का 60% है वेरिएबल, तो बाकी है फिक्स्ड। ठीक, तो यहां तक मेरे को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड का वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ओवरहेड है 20, जिसका 20% वेरिएबल है, मतलब 4 रुपया, फिक्स्ड है 16 रुपया। जाएगा 44, जाएगा 64, एड प्रॉफिट तो मिलेगा सेल। चलो सिंगल शिफ्ट वाला तो फटाफट कंप्लीट करें। ये आएगा 5,76,000, ये आएगा 2,88,000। सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24,000 से। ठीक, अब देखो मेरा डबल शिफ्ट के अंदर में मटेरियल का ध्यान होगा, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये रेट पर यूनिट हो जाएगा 21.6। मेरा वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। मेरा वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। डन।
कंप्लीट कर लो कॉस्ट शीट। अब ये कंप्लीट होगा 48,000 यूनिट के बेसिस पे। ठीक, ये रेट हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 मतलब 37.6। और सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है ना यहां तक? चलो, अब ये सिंगल से डबल शिफ्ट में जा रहा है। अब जैसे ये सिंगल से डबल शिफ्ट में जाएगा तो मेरा जो क्वांटिटी है रॉ मटेरियल का या एफजी का या डेटर का या क्रेडिटर का सब डबल हो जाएगा क्वांटिटी, पर मेरा जो डब्ल्यूआईपी का क्वांटिटी है वो रहेगा सेम। तो भी काम करते हैं, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा वो जरा कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी रेट अमाउंट, चलो करेंट असेट्स, मेरा पहला रॉ मटेरियल स्टॉक 1,44,000, और ये किस रेट के बेसिस पे था? 24 रुपए के बेसिस पे। अच्छा, बाद में लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है मेरा डब्ल्यूआईपी स्टॉक 88,000। नेक्स्ट है हमारा एफजी स्टॉक 2,88,000। नेक्स्ट हमारा आएगा डेटर। जब भी डेटर क्वेश्चन में बोलेगा ये हमेशा सेल पे रहता है, अगर हम लोग कैश कॉस्ट बनाएंगे तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। और वैसे भी डेटर्स का क्रेडिट पीरियड यहाँ पे दिया हुआ था। चलो, तो अभी 4,32,000 रुपए का डेटर था जो वो सेलिंग प्राइस पे निकाला होगा, पर हमको निकालना चाहिए कॉस्ट पे। तो 4,32,000 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 64, ये आ जाएगा 3,84,000। इसको हम कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लिया। अब देखो मेरा रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करने बोला गया था? एट कॉस्ट। तो भाई देख, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या था? यहां पे 24, यहां 21.6 लिख देते हैं रेट। डब्ल्यूआईपी का है प्राइम कॉस्ट पे, तो चलो प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। प्राइम कॉस्ट 44 एंड यहां 37.6। एफ जी आई टोटल कॉस्ट पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? यहां पे 64, 49.6। और डेटर्स को भी करेंगे टोटल कॉस्ट पे 64 एंड 49.6। ठीक, अमाउंट पता है, रेट पता है, क्वांटिटी मिलेगा, निकाल तो कितना आएगा? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 24, ये आएगा 6,000, ये आएगा 2,000, ये आएगा 4,500, ये आएगा 6,000। ठीक, अब देखो डबल शिफ्ट, सिंगल से जैसे ही डबल शिफ्ट में जाएंगे मेरा रॉ मटेरियल का क्वांटिटी डबल हो जाएगा। तो 6,000 की जगह 12,000। एफ जी डबल, डेटा डबल, पर ध्यान देना डब्ल्यू आई पी मेरा एग्जैक्ट रहेगा सेम।
कि सिंगल शिफ्ट में जितना बचा हुआ है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर डबल शिफ्ट के एंड में उतना ही बचा रहेगा। यानी डे एंड के बेसिस पे देखेंगे तो क्वांटिटी डबल नहीं होता। तो ये होगा 12,000, ये 2,000 रह जाएगा, ये होगा 9,000, ये 12,000। रेट से मल्टीप्लाई कर अमाउंट आ गया, ये आएगा 259,200, ये आएगा 75,200, ये आएगा 446,400, ये आएगा 595,200। डन। तो भैया करंट एसेट का टोटल कर दे, जो नीचे आएगा करंट लायबिलिटी। मेरा करंट लायबिलिटी में एक आएगा क्रेडिटर 2 महीने का, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1-1 महीने का। ठीक है, तो क्रेडिटर 2 महीना, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1-1 महीना। तो भैया साल भर का मुझे पता है कितना, 576 एंड 10 36 800 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 96,000 एंड 172,800। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड दोनों 1-1 महीने के लिए आएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेगा तो ये 40,000 आएगा, एंड ये 64,000 48,000 आएगा। चलो आया करंट एसेट, यह करंट लायबिलिटी, मेरे को सीधा मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यह आएगा 7,28,000, यह आएगा 10,91,200। यानी मेरा कितना इंक्रीमेंट आ रहा है इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 10,91,200 माइनस 7,28,000, ये कितना मिलता है 366,200। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है आरटीपी का, क्वेश्चन नंबर 9, जो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। यहां भी क्या लिखा है, वाइल अप्लाइंग फॉर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये अगले साल का प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाकर दिया है। रॉ मटेरियल लगेगा 3 XYZ, हम लोग एक करते थे, यहां 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाइन बना देंगे XYZ। और डायरेक्ट लेबर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एडमिन ओवरहेड दिया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इसको काट देंगे। और सेलिंग ओवरहेड दिया है, और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, जिसका क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है XYZ का, क्रेडिटर निकालेंगे। प्रोडक्शन साइकिल इज ऑफ हाफ मंथ, प्रोडक्शन साइकिल मतलब WIP का बात कर रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर फुल यूनिट ऑफ X एंड Y इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी X और Y का 100% मटेरियल कॉस्ट। Z इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ यूनिट इन द बिगिनिंग, यानी Z का 50% शुरू में जाएगा, एंड द रिमेनिंग हाफ यूनिट इज नीडेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। बाकी 50 का आधा यूनिफॉर्मली जाएगा, तो 50 का आधा माने 25, यानी 75%। तो ध्यान देना ये लाइन, X और Y का मटेरियल शुरू में चला गया फुल यूनिट, X एंड Y का मटेरियल गया है 100%, Z का आधा गया है शुरू में मतलब 50, और बाकी आधा यूनिफॉर्म रेट में धीरे धीरे जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म रेट में धीरे धीरे जाएगा मतलब आधा ही जाएगा, तो 50 का आधा माने 25% जाएगा, तो ये क्या बनेगा 75%। ये हुआ मटेरियल। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में कुछ ना बोले मतलब हमेशा 50। X is required to be stored for 2 months, other material for 1 month, रॉ मटेरियल स्टॉक। FG का दिया हुआ है 1 महीना,
टोटल सेल का 25% कैश में है, मतलब क्रेडिट सेल है 75%। और डेटर का दिया हुआ है 2 महीना, तो 75% पे निकालेंगे। लैक पीरियड दिया है, ओवरहेड का 1 महीना, डायरेक्ट वेजेस का हाफ मंथ, कैश बैलेंस रखना है 8 लाख। कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, अगर 1.5 लाख यूनिट मुझे अगले साल बनाना है। और लास्ट में प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी क्या होगा, 10%। You may assume that production is carried on evenly throughout the year and direct labor and other overhead accrues similarly. Very easy. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट 1.5 लाख यूनिट के बेसिस पे। चलो पहले बनाते हैं कॉस्ट शीट 1.5 लाख यूनिट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं संग संग। चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक्स में कितना लगा है, 1,50,000 इंटू 30, 45 लाख। वाई में लगा है 1,50,000 इंटू 7, 10,50,000। जेड में लगा है 1,50,000 इंटू 6, 9 लाख। तीनों मिलाकर क्या आएगा, 64,50,000। ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, 1,50,000 इंटू 25, या इतना। और नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1,50 इंटू 20, जाएगा 30 लाख। फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 15 रुपए के रेट पे। यह है टोटल कॉस्ट। आगे मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहां पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल टेबल और डिटेल अमाउंट रुपीज। चलो करंट एसेट, सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक, एक्स रहेगा 2 महीना, वाई और जेड रहेगा 1 महीना। एक्स रहेगा 2 महीना, तो 45 लाख, डिवाइडेड 12 इंटू 2 कितना बनेगा ये, 7.5 लाख। वाई का और जेड का एक एक महीना कितना कितना अमाउंट है, 10,50,000 एंड 9 लाख बाय 12 इंटू 1। चलो पॉइंट नंबर सी डन। एफ जी स्टॉक है 1 महीना, एफ जी स्टॉक है 1 महीना। किस पे निकालेंगे, फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट पे, 1,32,00,000। ये कितना आ जाएगा, 11 लाख।
नेक्स्ट हमारा डब्ल्यूआईपी स्टॉक। डब्ल्यूआईपी स्टॉक थोड़ा संभल के निकालना। कारण क्या है यहाँ पे, पहला बात तो ये हाफ मंथ है, चलो ठीक है 0.5 मंथ, इसमें कोई झमेला नहीं है। पर एक्स और वाई का 100% लगा था मटेरियल, जेड का 75% लगा, कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल एक्स और वाई का तो 100% लगा है हाफ मंथ के लिए। तो पहले एक्स और वाई में कितना कितना था, 45 लाख एंड 10,50,000, यानी 55,50,000 का 100% लगा है, डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5। जेड का 9 लाख का 75% लगा है, डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5। कन्वर्जन कॉस्ट का 50% लगेगा, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, दिस एंड दिस दोनों मिला के 67,50,000, 67,50,000 का 50% डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5। चलो एक काम करें, एक बार जरा फटाफट कैलकुलेट करें कितना आएगा ये। ये आ जाएगा 4 लाख। ठीक, चलो पॉइंट बी भी हो गया। डेटर बोलते हैं 75% क्रेडिट सेल रहेगा और 2 महीने के बेसिस पे निकालना है। तो भाई डेटर निकालते हैं 75%, तो टोटल कॉस्ट है 154 का 75% बाय 12 इंटू 2, जाएगा 1931,250। और कैश एंड बैंक दिया हुआ था 8 लाख, तो कुल मिला के करेंट एसेट बन जाएगा 51,43,750। डन। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा एक्स वाई जेड का अलग अलग, 2 महीना, 1 महीना एंड आधा महीना करके। $45 लाख, 10.5 लाख, 9 लाख, तो 45 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये बन जाएगा 7.5 लाख। ठीक, वाई का आएगा 10.5 लाख बाय 12 इंटू 1, जेड का आएगा 9 लाख बाय 12 इंटू 0.5। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस हाफ मंथ, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1 मंथ, आउटस्टैंडिंग वेजेस हाफ मंथ, जाएगा 156,250। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 30 लाख एंड 22.5 लाख मिलाकर आएगा 52,50,000। ये देखना मिलाकर भाई कितना आ जाएगा, 1468,750। मेरे को सीधा मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट 51,43,750 था, 36,75,000
ऐड करेंगे कंटिजेंसी एट द रेट 10%, ये आएगा 40, 42, 500। डन। चलो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आरटीपी पूरा पूरी होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय।